अपने पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ के बाद मेरी पत्नी नीना शदीद सदमे में चली गई। हर समय एकदम खामोश रहती। मैं उसकी तकलीफ तो समझ सकता था, मगर हमारे 2 बच्चे मिया और अर्जुन वो दोनों इग्नोर हो रहे थे। इसीलिए उसके आराम के लिए मैंने एक बेबी सिटर हायर करने का फैसला किया। मैं चाहता था कि नीना को कुछ दिन के लिए आराम मिल जाए। मैंने बहुत सी बेबी सिटर्स के इंटरव्यूज लिए, मगर उनमें से बेस्ट 65 साल की शांताबाई थीं। उनका कहना था कि उनकी पूरी जिंदगी बच्चे संभालते गुजरी है। उन्होंने यकीन दिलवाया कि वो इस जॉब के लिए बेस्ट हैं। मगर नीना, जो अभी तक शांताबाई के बारे में नहीं जानती थी, वो बेबी सिटर वाली बात के खिलाफ थी। मैं अभी भी अपने बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ। अब आप मुझे पागल तो नहीं समझने लगे? डोंट डू दिस। नहीं, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम कुछ टाइम अपने साथ गुजारो। शांताबाई बेचारी बूढ़ी औरत है, हमारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगी। नीना को जब मालूम हुआ कि वो बूढ़ी बेचारी औरत है तो वो मान गई। बहुत अजीब था कि वो इस बात पर मानी। खैर, मैं जो चाहता था वो हो गया। मगर आज मुझे लगता है कि मैंने उस समय बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब हम शांताबाई को अपने बच्चों से मिला रहे थे तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद उनका फर्स्ट डे है तो थोड़ी कंफ्यूज होंगी। ऊपर से मेरे बच्चे वेल मैनर्ड थे, तो मैंने सोचा ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। वो उनके खाने का और आराम का ख्याल तो रखती थीं, मगर कभी भी एक इंसान की तरह उनसे कनेक्ट नहीं होती थीं। नीना की हालत अभी भी ठीक नहीं थी, तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक रात 2 बजे कुछ भयानक हुआ। नीना बच्चों को चेक करने के लिए ऊपर गई, मगर कुछ ही मिनटों के बाद सहमी हुई वापस आई। उसने बताया कि शांताबाई मिया और अर्जुन को स्माइल करने पर फोर्स कर रही थी और कह रही थी कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें वॉशरूम में लॉक कर देंगी। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो अपने पेरेंट्स को खोने की वजह से सदमे में थी, तो मैंने सोचा कि शायद वो ओवरथिंक कर रही है। उसी रात कुछ देर बाद नीना पानी पीने के लिए उठी। जैसे ही वो शांताबाई के रूम के पास से गुजरी, उसे उनके खौफनाक तरीके से हंसने की आवाजें आईं। उसने कहा कि वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। मैं पूरी रात इस बारे में सोचता रहा कि ये सब चल क्या रहा है। अगली सुबह जब मैं काम पर जा रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे एक न्यूज आर्टिकल भेजा। मेरा दिल रुक गया। आर्टिकल के मुताबिक शांताबाई 6 महीने मेंटल हॉस्पिटल में गुजार कर आ चुकी थीं। मैं आगे नहीं पढ़ पाया। नीना भी मेरे घर से निकलने से पहले मार्केट की तरफ निकल गई थी। बच्चे शांताबाई के पास अकेले थे। मैंने फौरन घर की तरफ कार दौड़ाई। फ्रंट डोर पहले से खुला था। मिया, अर्जुन, कहाँ हो मेरे बच्चों? मुझे किचन से चीखें सुनाई दी। मैं भागा। वहां का मंजर बहुत खौफनाक था। हर तरफ खून फैला था और शांताबाई के हाथ में छुरी थी। बच्चे रस्सियों से बंधे थे और नीना उन्हें शांताबाई से बचाने की कोशिश कर रही थी। बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे, जैसे उन्हें कुछ खौफनाक सच मालूम हुआ हो। मेरे आने पर भी उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नहीं बदले। मेरी छोटी सी बच्ची मुझे कुछ कहना चाह रही थी, मगर बोल नहीं पा रही थी। मैंने शांताबाई से छुरी लेने की कोशिश की, तभी किसी ने मुझे पीछे से हिट किया। वो नीना थी।
उसने मुझे खतरनाक मुस्कुराहट के साथ देखा। ये बच्चे अब हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे। ये हमेशा हमारी जिंदगी में मुश्किलात ही लाए हैं। मेरा दिमाग घूम गया। मुझे नीना की सारी बातें याद आईं, जो अजीब अजीब इल्जाम उसने शांता भाई पर लगाए थे। वो ये सब जानबूझकर कर रही थी। तो ये है तुम्हारा असली रूप। ये बच्चे तुम्हारे सुतेले बच्चे हैं, इसलिए तुम इन्हें मार देना चाहती हो। और तुम ये सब कहानियां इसलिए बना रही थी कि मैं शांता बाई पर शक करूं। तभी नीना ने मेरे ऊपर छुरी से वार किया। उसके मेरे तक पहुंचने से पहले किसी ने उसे काबू कर लिया। वो पुलिस थी। शांताबाई ने सीक्रेटली 911 को कॉल कर दी थी और वो मौके पर गिरफ्तार हो गई। आज इस बात को 6 महीने गुजर गए हैं, लेकिन मेरे बच्चे इस सदमे में हैं कि आखिर वो सब क्या था। और मैं हर रात एक खौफनाक हकीकत को याद करता हूं कि उस दिन मैं कुछ सेकंड्स भी लेट हो जाता तो मियां और अर्जुन जिंदा ना बचते। सच मालूम होने के बाद वो तो मुझे भी मार देना चाहती थी। छोड़ दो मुझे, मैं सबको मार डालूंगी, सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैंने कुछ ही मंथ्स पहले बेबी सिटर की जॉब स्टार्ट की थी, मगर चंद पैसों में मुश्किल से खाना ही खा पाती। मैं अपनी फ्रेंड के डर्टी बेसमेंट में रहती थी और वो भी मुझे निकालने वाली थी। फिर एक दिन मुझे एक ऐसी बेबी सिटर की नौकरी की एड मिली जहां रहने की जगह भी दी जा रही थी। और मैं फौरन वहां चली गई। मुझे मिस्टर और मिसेस गुप्ता का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। प्रिया, हम अपनी जॉब में बिजी होते हैं तो हमें कोई लॉयल बेबी सिटर चाहिए अपनी बेटी रिया का ख्याल रखने के लिए। प्रिया आम बच्चों से थोड़ी डिफरेंट है। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर वो तुम्हें अपनी किसी चीज को हाथ लगाने से रोके तो रुक जाना, वरना नुकसान हो सकता है। हाँ, बच्ची है ना। फिर वो मुझे रिया के कमरे में ले गए। उसके खौफनाक एक्सप्रेशंस ने मुझे चौंका दिया। ऐसे क्या देख रही है? मैंने अपने एक्सप्रेशंस को जबरदस्ती एक मुस्कुराहट में छुपा लिया। मिसेस गुप्ता ने मेरे लिए एक रूम भी अरेंज किया था। मैं कई हफ्तों के बाद आज बेड पर सोई थी। अगली सुबह रिया मजे से ड्राइंग कर रही थी। उसने नोटिस किया कि मैं उसे ऑब्जर्व कर रही हूँ। कल रात आप रोई थी, है ना? मैंने हैरत से पूछा कि तुम्हें कैसे पता? रिया का कमरा तो मेरे कमरे की ऑपोजिट साइड पर था। इसको तो मेरे रोने की आवाज आ ही नहीं सकती। मुझे सब मालूम होता है। मैंने चुपके से उसकी स्केचबुक पकड़ ली। मैंने पूछा कि अब उसकी ड्राइंग देख लूं। नहीं, अभी पूरी नहीं बनी। तभी स्केचबुक का एक पेज अचानक पलट गया। उस पर पूरे घर की ड्राइंग बनी हुई थी और मेरे कमरे पर एक बड़ा लाल क्रॉस बना हुआ था। मैं डर गई। रिया में 100% कोई बहुत बड़ा मसला था। मैंने उससे स्केचबुक छीनी और पेज पलटने लगी। तभी मेरा दिल तकरीबन रुक गया। एक लड़की थी, लथपथ। वो लड़की मैं थी। मैं ये सब मिस्टर और मिसेस गुप्ता को बताने के लिए भागी। सब सुनकर वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। माफ करना प्रिया, मगर हम रिया की मानसिक हालत पहले से जानते थे। मगर जब तुम उससे प्यार और तवज्जो दोगी तो वो ठीक हो जाएगी। और हाँ, यकीन मानो, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन फिर भी जाना चाहो तो चली जाओ। मैं कुछ कहे बिना सीधा रिया के कमरे में गई और उसे गले लगा लिया। मैं प्रिटेंड कर रही थी कि सब ठीक है, मगर मैंने सोच लिया था अगली सुबह फरार हो जाऊंगी।
लेकिन उस रात कुछ बहुत खौफनाक हुआ। मुझे किसी के रोने की आवाज आई। मैंने आवाज का पीछा किया। वो नीचे बेसमेंट से आ रही थी। मेरे अंदर की आवाज ने कहा, नीचे मत जाओ, मगर मैं किसी को रोता नहीं छोड़ सकती थी। हिम्मत करके नीचे गई। रोने की आवाज अचानक रुक गई। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि किसी ने स्पीकर के जरिए ये आवाज फैलाई थी। इससे पहले मैं कुछ करती, मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। बेसमेंट के फ्लोर पर हर तरफ लड़कियों की लाशें थीं, कुछ हफ्तों पुरानी और कुछ इतनी पुरानी कि कंकालों में बदल गई थी। मैंने धीरे से बेसमेंट के एक कोने की तरफ देखा। पूरी दीवार पर तस्वीरें लगी थी। मैं कांपती हुई टांगों से करीब गई। हर तस्वीर में रिया डिफरेंट बेबी सिटर के साथ थी। वो सब खुश थे, एक फैमिली की तरह। मगर मुझे एक खौफनाक हकीकत का अंदाजा हो चुका था। हर लड़की जो तस्वीर में थी, उसके जैसी लाश नीचे फ्लोर पर थी। फिर मेरी नजर एक आखिरी तस्वीर पर पड़ी। वो मेरी थी। सुबह की तस्वीर थी जब मैं रिया के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैं इससे पहले कुछ सोच पाती, मेरे पीछे से आवाज आई, मैंने बोला था इस घर में जो हो रहा हो मुझे सब पता होता है। मैं धीरे से पीछे मुड़ी। वो बेसमेंट की सीढ़ियों पर खड़ी मुझे लगातार घूर रही थी। उसके चेहरे से मासूमियत पूरी तरह हट चुकी थी। वो बहुत खौफनाक लग रही थी। मैंने फौरन भागने की कोशिश की, मगर रिया के पास एक बड़ी छुरी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने बेसमेंट का रहस्य जान लिया था, मगर बाकी बेबी सिटर्स के मुकाबले में मुझे फंसाना मुश्किल था। उसने कहा कि पिछली बेबी सिटर ने मेरे साथ फ्री होने की बहुत कोशिश की और वो उससे अटैच भी हो गई, लेकिन उसने वही किया जो करना था। और अब मेरी बारी थी। हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। मिस्टर और मिसेस गुप्ता मेरी तरफ आ रहे थे। वो हैरान नहीं थे, ना ही गुस्से में थे, बल्कि मुस्कुरा रहे थे। माफ करना प्रिया, मगर हम चाहते हैं तुम हमारे साथ हमेशा रहो इस बेसमेंट में। अरे परेशान मत हो, अब तुम कभी सड़कों पर नहीं सोगी, क्योंकि तुम अब रहोगी ही नहीं। मैं अभिषेक फैमिली के यहाँ 3 महीने से बेबी सिटर की जॉब कर रही थी। अभिषेक अंकल और सविता आंटी अपने पोते नन्हे श्याम की पूरी दुनिया थे। उसके पैदा होने के कुछ देर बाद उसके पेरेंट्स एक भयानक एक्सीडेंट में गुजर गए। तभी से इस बूढ़े कपल ने मुझे श्याम की देखभाल करने के लिए हायर किया था। उस दिन भी मैं हमेशा की तरह उनके घर पहुंची, लेकिन जैसे ही सविता आंटी ने दरवाजा खोला, मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो गलत है। वो जल्दी में लग रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था और सर से टखनों तक पसीना बह रहा था। प्रीति, तुम आ गई? अभी थोड़ी सी भी लेट हो जाती तो। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। वो ऐसे क्यों बात कर रही थी? मैं इस कपल को कई महीनों से जानती थी। वो मेरे साथ बहुत काइंड और पोलाइट थे। खैर, मैं कुछ पूछे बिना अंदर चली गई। पूरा घर गहरे अंधेरे में डूबा था। तकरीबन सारी लाइट्स ऑफ थी। अभिषेक अंकल धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहे थे। हमें चलना है, जल्दी आओ। उन्होंने बताया कि उन्हें अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया है, तो मैं उनके आने तक घर का
और शाम का ख्याल रखूं। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो जल्दी आ जाएंगे। और हाँ प्रीति, शाम के रूम में मत जाना, उसे आराम से सोने देना, वरना वो उठ जाएगा। तुम बेबी मॉनिटर के जरिए उस पर नजर रख सकती हो। मैं बेबी मॉनिटर के पास बैठ गई। शाम आराम से सो रहा था, सब नॉर्मल था। मुझे कुछ भी माजिद अजीब नहीं लगा, तो मैंने अपना फोन निकाला और टाइम पास के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। करीब 2 घंटे बाद मैंने मॉनिटर की तरफ देखा। शाम अभी भी सो रहा था, उसी पोजीशन में, वही एक्सप्रेशंस के साथ। मैं डर गई। मेरे दिमाग में अजीब ख्यालात आने लगे। कहीं उसकी सांस तो नहीं रुक गई, कहीं शाम मर तो नहीं गया। वो जरा सा भी नहीं हिल रहा था, एक उंगली तक नहीं हिली। उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने मेरे ऊपर भरोसा किया और मैं लगातार 2 घंटे से मासूम बच्चे को देखने की बजाय फोन में लगी रही। मैं अब पूरी तरह डर चुकी थी। मैंने अपना फोन काउच पर फेंका और शाम के कमरे की तरफ भागी। दरवाजा खोलने पर मेरा दिल तकरीबन रुक गया। शाम झूले में नहीं था। मैंने बेबी मॉनिटर की तरफ देखा। स्क्रीन पर शाम की पिक्चर लगी थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये सब क्या था, जब तक कि मेरी नजर झूले में पड़े लेटर पर नहीं पड़ी। डियर प्रीति, तुम्हारे आने से पहले हमारे घर में कोई आया था। उसने कहा कि वो हम दोनों को मार देगा और हमारी लाशें जंगल में फेंक देगा और शाम को अपने साथ ले जाएगा। हम रोते रहे, छोड़ देने की मिन्नतें करते रहे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमने उसे तुम्हारे आने का बताया। उसने ऑफर दी कि वो हमें छोड़ देगा अगर हम तुम्हें यहाँ छोड़ कर चले जाएं। हम मान गए और अब वो आ रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे। जिन लोगों पर मैंने एक परिवार की तरह विश्वास किया, वो मुझे इन हालात में छोड़कर फरार हो गए। और फिर फ्रंट डोर खुल गया। मुझे कदमों की आहट सुनाई देने लगी।